हे एवरीवन, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जो कि रिलेट कर रहा है हिस्ट्री के एक नए चैप्टर से। एंड ये वैसे तो बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको ये वाला एक्चुअली चैप्टर स्पेसिफिकली पसंद आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है और वेटेज के मामले में भी पहले के दो चैप्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, लेकिन ये अपना इम्पॉर्टेंस रखता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी इसमें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। सुनने को लगेगा कि पूरे वर्ल्ड को कैसे आपने बनाया, कैसे ये ग्लोबल वर्ल्ड बना, इससे रिलेटेड ऐसा लग सकता है हमें। हालांकि कुछ मिलता जुलता सिमिलर कंसेप्ट भी है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब आप इसको ऐसा नहीं कह सकते हो कि केवल ये एक ग्लोबल वर्ल्ड आपस में कनेक्शन की बात थी। काफ़ी इसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आप पहली बार जानेंगे और समझेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी इस चीज़ से कि ये जो ग्लोबल वर्ल्ड बनने का ये जो प्रोसेस है, ये ग्लोबल वर्ल्ड बनने का प्रोसेस क्या सडनली हुआ, ये कैसे हुआ। एंड अभी हमने इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिएगा, वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ग्लोबलाइजेशन से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें आप दो कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करते हो ट्रेड के थ्रू, एक्सचेंजेस के थ्रू। ओके, या आप ऐसे भी कह सकते हो ये जो दो डिफरेंट इकोनॉमीज होती हैं उनको आप आपस में कनेक्ट कर लेते हो। ठीक है, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड, क्योंकि ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और ग्लोबलाइजेशन तो अभी 50 साल पुराना है, लेकिन आपस में कनेक्शन बैठाना, कनेक्ट करना थ्रू डिफरेंट कंसेप्ट्स, वो आज से नहीं कई 100 साल पुराना कंसेप्ट रहा। तो ये ग्लोबलाइजेशन हार्डली 50 ईयर्स पहले का कंसेप्ट था, बट आपस में वर्ल्ड का कनेक्ट होना ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से या और कोई दूसरे एस्पेक्ट से बहुत पुराना है। ठीक है, सो जो ग्लोबलाइजेशन था हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ये उससे कई अलग है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ये बहुत बहुत पुराने टाइम की बात है। इसको और अगर हम अच्छे से समझें, हिस्ट्री के एस्पेक्ट में समझें, तो हमें पता चलेगा कि जो लोग थे अलग अलग वर्ल्ड से, अलग अलग कंट्रीज से, वर्ल्ड नहीं कंट्रीज, तो अलग अलग कंट्रीज से जब ये लोग आपस में कनेक्ट करते थे तो ये ट्रेड के कारण से, ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करते थे। माइग्रेशंस होते थे, लोग एक जगह से मूव कर जाते थे दूसरी जगह पर। ठीक है, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट वाले चैप्टर में भी, यूरोप के अंदर क्या होता था, वो भी ऐसे ही मूव करते थे, वो एक कंट्री छोड़ करके दूसरी कंट्री में चले जाते थे, इसीलिए वो नेशन स्टेट नहीं बन पाते थे। तो यहाँ पे माइग्रेशंस देखने को मिलता है, वर्क की तलाश में चले जाते थे, कैपिटल मूवमेंट के कारण, पैसा एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज के लिए या फिर ट्रेड सेटअप करना है, बिजनेस सेटअप करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मूव कर जाते थे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें ज़रूरी है ये समझना कि जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में ही कैसे इंटरचेंज हुआ, साथ ही साथ जो पोस्ट वॉर पीरियड था वो कैसे यहां पर प्रोसीड हुआ। इन सब चीज़ों को जब हम समझेंगे, जब हम सारे रेवोल्यूशन समझेंगे, जब हम ये चीज़ जानेंगे कि हाउ द पीपल हैव एक्चुअली दे हैव चेंज द बिजनेसेस, कैसे उन्होंने मूव किया, कैसे दे अप्रोच टू द डिफरेंट कंट्रीज, कैसे उन्होंने वहां पर जाकर के अपने बिजनेस को सेटअप किया, साथ ही साथ किस किस चीज़ का उन्होंने बिजनेस किया, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपको ये भी बताएगा कि आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें जो आज अभी आप नॉर्मली देखते हो, वो चीज़ें आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि ये वाली चीज़ तो हमारी ही हम समझते थे, बट ये हमारी है ही नहीं, ये हमारे यहाँ पर आई नहीं। आज आप देखो वर्ल्ड में हर एक चीज़ हर जगह मिल जाती है। जो भारत की चीज़ है वो भी आसानी से यू कैन गेट एवरीवेयर, हर कहीं आपको मिल जाएगी वो चीज़। हो सकता है कहीं पर क्वांटिटी वाइज कम या ज़्यादा मिले या क्वालिटी वाइज भी, लेकिन अवेलेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि केवल जो चीज़ एक जगह है। आजकल तो आज तो फिर भी हम बोल सकते हैं कि ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट है कि चीज़ें पहुंच जाती है, मिल जाती है हमें कहीं भी, बट उस टाइम पर अगर देखो तो उस टाइम भी ऐसा ही था, अवेलेबिलिटी थी चीज़ों की। हमने पढ़ा है बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स में भी, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था ना एक स्लेव ट्रेड, तो उसमें भी क्या होता था, जो कम्युनिटी होती थी वो पूरी बहुत सारे लोगों को मूव करवा देती थी अमेरिका तक, और वहाँ से चीज़ें लेकर आ जाती थी यूरोप में। एक ट्रायंगुलर शेप बनता था, किस किस के बीच में, यूरोप मतलब फ्रांस के बीच में, अफ्रीका के बीच में और अमेरिका के बीच में। तो चीज़ें एक्सचेंज होती थी इस तरह से भी, लोग भी बेच दिए जाते थे, सोचिए। तो हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे अभी।
तो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ, कॉलोनियल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑल द थिंग्स हैपेंड। कई बार डीकोलोनाइजेशन भी हुआ, कई जगह पर ऐसा भी हुआ कि टेरिटरीज अलग हो गई, कई जगह ऐसा भी हुआ जहां पे टेरिटरीज और बढ़ गई। उन सभी को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। साथ ही साथ अगर हम इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा कैटेगराइजेशन कर दें अकॉर्डिंग टू योर बुक, अगर इसको पढ़ना शुरू करें तो यहां पे देखो, मॉडर्न वर्ल्ड आज का जो टाइम है ये मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है। अगर इंडियन हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वैसे वहां पर भी कैटेगराइजेशन है, और अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखें तो वहां पर भी कैटेगराइजेशन है। सो हियर वी गो। फर्स्ट थिंग, मॉडर्न वर्ल्ड जो आज आप सिनेरियो देख रहे हो, वेयर ऑल द नेशंस वाज ऑन द पाथ टू बिकेम द नेशन स्टेट, और नेशन स्टेट वो बन गए, तो वहां से तो मॉडर्न वर्ल्ड शुरू हो जाता है। बट हम जो बात कर रहे हैं वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के पहले का क्या कंडीशन था, एंड हाउ द पीपल एक्चुअली चेंज देयर इकोनॉमीज, चेंज देयर कंसेप्ट, देयर ट्रेडिशंस, देयर कल्चर एंड ऑल, सब चीजें कैसे हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मॉडर्न टाइम में जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो ट्रैवलर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, ट्रेडर्स करते थे, प्रीस्ट करते थे, पिलग्रिम्स करते थे, बहुत लंबे लंबे दूरी वाले क्षेत्रों तक ये फैलते थे, घूमते थे, फिरते थे। क्यों? जस्ट टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज, जस्ट टू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेसेस, देयर नॉलेज, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, और कई बार परसिक्यूशन से भी बचने के लिए। जैसे कई बार सजा दे देता है कोई राजा वगैरह, तो उससे बचने के लिए भी ये लोग क्या करते हैं, ये मूव कर जाते थे दूसरी जगह पर। अगर मैं इसको ये समझूं, हाउ द पीपल, हाउ द कम्युनिटीज कनेक्टेड ईच अदर, ये आपस में कनेक्ट कैसे हुई, तो कनेक्ट होने के पहले तो कनेक्ट होने वाले कौन थे, तो कनेक्ट होने वाले ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट थे, पिलग्रिम्स थे, और इसके अलावा ऐसे लोग भी थे जो कि ज्योग्राफर्स थे बहुत सारे। कोलंबस के बारे में हमने पढ़ा, वास्को डिगामा के बारे में हमने पढ़ा। तो कोलंबस अमेरिका की खोज करने निकल गया और वास्को डिगामा भारत के अंदर पहुंच गया, जबकि कोलंबस भी भारत ढूंढने ही आया था। ओके, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कोलंबस को ढूंढना था भारत और पहुंच कहां गया, अमेरिका में। ऐसे ही वास्को डिगामा कहां पहुंच गया, भारत में। तो ये लोग ज्योग्राफर हैं, ज्योग्राफर्स थे, लाइक दे वांटेड टू सर्च द न्यू टेरिटरीज, जो कि अभी व्रैप थी, मतलब अभी तक कोई भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाया था। सो they wanted to have the opportunities, their knowledge, they want to increase spiritual fulfillment। और साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता था कि किसी को सजा मिल गई तो सजा से बचने के लिए भी वो जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया। ये तो आजकल, और आजकल भी होता है, ऐसा नहीं है कि पहले ही होता था, आजकल भी होता है। ये अपने साथ में क्या करते थे, जब ये ट्रैवल करते थे ना, तो ट्रैवल करने के दौरान ये अपने साथ में कई सारे सामान, आर्टिकल्स का मतलब बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी वाली चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आर्टिकल्स में आएगा। सामान आ सकता है, पैसा लेके जाते थे अपने साथ, अपनी स्किल्स, टेक्नोलॉजीज लेके जाते थे, अपने आइडियाज़, इन्वेंशंस, जो कुछ भी इनके पास होता था। ऑफ कोर्स आप बात मान के चलें, जब आप कभी विदेश घूमने जाएंगे, अगर किसी फॉरेन कंट्री में आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे। आपके यहाँ पर जो चीज़ जिस तरह से होती है, आप उसको कंपेयर करेंगे। अगर आपका आइडिया वहाँ के लोग, आपके यहाँ जो भी आप आइडियाज़ यूज़ कर रहे हो, अगर वहाँ पर आपने उसको सेटअप किया, आपको लगा कि हमारा वाला आइडिया यहाँ पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी से या जिस भी तरीके से लोग किसी चीज़ को कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर है, तो आप वहाँ पर एप्लीकेबल कर दोगे उसको। और अगर वो उनके लिए फ्रूटफुल रहा तो फॉर श्योर वो उसको अडॉप्ट भी कर लेंगे। ऐसे में यहाँ पर जब हम बहुत ही पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो जब चीजें एक जगह पर इन्वेंट होती थी तो लोग दूसरी जगह पे जाके, क्योंकि उनके लिए वहां पर वास्ट अपॉर्चुनिटीज होती थी, ऐसे में वो उसको एप्लीकेबल कर देते थे। एंड तो दिस वाज काइंड ऑफ द सिनेरियो वी कैन सी इन प्री मॉडर्न एरा। लेकिन चीजें हमेशा अच्छी ही नहीं होती, उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी कोविड वाला जो टाइम ड्यूरेशन आया, जिसने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को बदल दिया। ये कैसे हुआ कि जब लोग मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो कई बार वो अपने साथ में केवल अच्छी चीज़ें ही नहीं लेके जाते, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे जर्म्स, डिजीज, इन सब को भी वो अपने साथ में कैरी करते हैं। एंड ये जो कैरी करना जर्म्स को या डिजीजेस को, वो केवल उन्हीं लोगों के लिए हानिकारक नहीं होता, बल्कि उन जगहों के लिए भी होता है जहां पर उनको कैरी किया जा रहा है, जहां पर वो जा रहे हैं एक्चुअली जिसके साथ में। सो ऐसे में ये जो डिजीज कैरी कर रहे थे, दिस वाज आल्सो फैक्टर जो कि मूव करता है
जब ये लोग सारे मूव करते हैं इन सब चीज़ों के साथ। तो दीज थिंग्स वर पॉजिटिव एंड दिस वॉज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझे तो हम कब की बात कर रहे हैं, हम एक बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, बहुत लंबे पीरियड की बात कर रहे हैं। जैसे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको पता होगा वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बहुत बड़े एरियाज में सी ट्रेड करते थे एंड लगभग हम बात कर रहे हैं 3000 बिफोर क्रिस्ट, मतलब कॉमन एरा के पहले की बात कर रहे हैं हम। और आज कितना हो गया, लगभग 2022, तो 3000 प्लस 2022 का अगर आप कैलकुलेट करते हो तो मैं 5000 साल पहले की बात कर रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली वहां पर लोग समुद्र के रास्ते जाते थे और बिजनेस करते थे। ये जो ट्रेडर्स होते थे ये मेसोपोटामिया, दे ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, कहां, इस एरिया में मेसोपोटामिया में ट्रेड कर रहे हैं। कई सेंचुरीज तक इन्होंने ट्रेड किया और किन चीजों में किया, कौड़ी, आपने सुना होगा ना, इसके तो क्या 2 कौड़ी की चीज है। 2 कौड़ी मतलब ये कौड़ी जो वर्ड है, कौड़ी एक तरीके से पुरानी करेंसी होती थी। आप बचपन के अंदर आपने, स्पेशली अगर गर्ल्स ये वीडियो देख रही है तो उनको तो पता होगा कि वो जो एक गेम होता है ना, चंगा पो कहते हैं जिसको, तो उसमें कौड़ी होती है, मतलब शेल्स होते हैं छोटे छोटे से, उनको यूज करते थे अपन डाइस की जगह पर। तो वो कौड़ियां पहले करेंसी हुआ करती थी, बिकॉज उस टाइम पर कोई कॉमन करेंसी तो थी नहीं। तो पीपल व्हेन दे वर यूज्ड टू सेल, अगर दूसरी जगह जाते थे तो दे वांटेड कि कोई ऐसी चीज हो जो कि वो मतलब एक्सचेंज में दे पाए किसी चीज के वैल्यू के बदले में। तो बार्टर सिस्टम भी था नो डाउट, लेकिन वहां पर उन्होंने कॉमन करेंसी यूज करना शुरू कर दिया था। और इनिशियल फॉर्म में कौड़ी जो होती है, वो कौड़ी क्या थी, एक तरीके का, ये देखो फोटो में भी देख लो आप, कौड़ी ऐसी होती है, तुम सभी जानते होंगे वैसे तो कौड़ी और सी शेल्स ये भी वो यूज करते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये कहां से मिलते थे, मालदीव्स वाला जो रीजन था, यहां से ये चीजें ली जाती थी और फिर ये चाइना और ईस्टर्न अफ्रीका के साथ में, मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इस तरह से पहले इनिशियल करेंसीज यही चीजें दोनों यूज किया करते थे। तो दे ट्रेड विद मेसोपोटामिया एंड फॉर द सेंचुरीज कौडीज एंड और द सी शेल्स फ्रॉम द मालदीव्स वर यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी बिटवीन द चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। सो इस वाले रीजन में बेसिकली कॉडीज या सी शेल्स को यूज किया जाता था एज अ करेंसी। तो ये चीज मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो ऐसा नहीं है कि हम जो चीजें आज देख रहे हैं या हमने सुनी है, अभी ये जैसे मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये 2 कौड़ी हम बोलते हैं अमूमन। तो 2 कौड़ी का मतलब बिल्कुल जो कम से कम वैल्यू हो, बिल्कुल ही वैल्यू लेस कोई चीज होती है तो हम बोलते हैं 2 कौड़ी, है ना। तो 2 कौड़ी मतलब वहां पे हम करेंसी को डिनोट कर रहे होते हैं। तो वैसा ही यहां पर इसने बताया है। और नो डाउट जो इंडिया था उसका ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा अहमियत था, क्योंकि जो इंडिया है वो एक तरीके से लिंक क्रिएट करता था। अगर आप किसी भी रूट से जाएंगे, किसी भी रूट को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंडिया से आपको होते हुए ही जाना पड़ेगा, चाहे सी रूट की बात करो या फिर आप चाहे लैंड रूट की बात करो, ठीक है। तो इंडिया का लिंक हमेशा से रहा है ग्लोबल लेवल पे एंड इन्होंने 13th सेंचुरी में अपना एस्टेब्लिशमेंट, अगर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दे हैव क्रिएटेड दैट। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आपको एक फोटोग्राफ दिख रही होगी और ये फोटोग्राफ तुम सभी जानते हो, ये सिल्क रूट की फोटोग्राफ है। अगर आप बात करो चाइना, सिल्क रूट का मतलब आप सभी ने छोटी क्लासेस में फॉर श्योर इसके बारे में पढ़ा है, क्लास 6 एंड 7th में आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा, सभी के लगभग कहीं ना कहीं दिमाग में ये जरूर आया होगा उस टाइम पर भी और शायद अभी भी आता हो कि ये जो सिल्क रूट है, ये सिल्क रूट केवल और केवल चाइना यूज करता था नहीं, हाँ, लेकिन इसका लिंकेज सिल्क से जरूर है, क्योंकि सिल्क एक टेक्सटाइल है। ऐसे ही यहां पर जितना भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ उन सभी को हम डिनोट करते हैं सिल्क रूट से। इनिशियल फॉर्म में जो रास्ता यूज किया जाता था फॉर ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल्स, उसको हम डिनोट करते हैं सिल्क रूट की फॉर्म में, ठीक है। स्पेशली ये चाइना से और इंडिया से रिलेटेड है। तो क्या है सिल्क रूट? सिल्क रूट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब आप मॉडर्न ट्रेड के बारे में, मतलब प्री मॉडर्न ट्रेड के बारे में बात करते हो, तो हाउ दे हैव लिंक्ड द डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, किस तरह से उसने अलग अलग कल्चर वर्ल्ड के कनेक्ट किए। तो ये भी उसी का एग्जांपल है। हिस्टोरियंस इसको आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत सारे सेवरल सिल्क रूट्स थे, एज यू कैन सी
आप देख सकते हो, जैसे ये देखो समुद्र के थ्रू भी है, जमीन के थ्रू भी है, ठीक है। उस टाइम पर हवाई जहाज नहीं थे तो वो भी हो जाता। अब एक बार अगर आप गौर करोगे तो यहां पर से समझने की कोशिश करो। ये देखो चाइना ने क्या किया, चाइना इस वाले रूट से आ रहा है, इंडिया तक आया कि उस टाइम पर, क्योंकि बांग्लादेश वाला रीजन में इंडिया में ही था। फिर इसने समुद्र के रास्ते होते हुए, कलकत्ता से होते हुए आगे देखो बढ़ता गया। समुद्र के रास्ते चाहे कोई सा भी प्लेस हो, कोई भी प्लेस इंडिया से अछूता नहीं था। अगर आप नॉर्थ की साइड से जा रहे हो तो भी आपको अपने एक्सचेंजेस के लिए, ऐसा तो नहीं लगातार आप चल सकते हो, तो अपने एक्सचेंजेस के लिए, और साथ में अगर आप किसी दूसरे प्लेस पे जा रहे हो तो वहां पर जाने के लिए और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए यू जस्ट नीड टू हैव मोर थिंग्स टू सेल। आपको चीजें और बेचना जरूरी है, और इंडिया वालों ने भी यूज किया, क्योंकि टेक्सटाइल हमेशा से हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है, इंडिया का स्पेशली, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जितनी वैरायटी ऑफ सिल्क हो, चाहे कॉटन हो, चाहे और दूसरे कोई फाइबर हो, वो सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ बेहतर थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर कंपेयर करें तो नो डाउट चाइना के पास सिल्क ज्यादा अच्छा था। सो हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई करते हैं कि बहुत सारे सिल्क रूट्स थे जो हमने अडॉप्ट किए, समुद्र के रास्ते, जमीन के रास्ते, और हम एशिया को कनेक्ट करते थे यूरोप से। किसके? इसी रूट के थ्रू। पूरे यूरोप को हम कनेक्ट कर रहे थे इसी सिल्क रूट के थ्रू, ठीक है। एंड ऑब्वियसली क्रिश्चियन एरा के पहले से ही ये क्या था, एग्जिस्टेंस में था, और आगे चल करके थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम आने लगा क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तो कई सारी ऐसी चीजें नेगेटिवली यहां होना शुरू हुई जो कि नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा था हमारे ट्रेड रिलेशंस पे। यहां पर क्या क्या चीजें बिकती थी? चाइनीज पोल्ट्रीज बिकती थी, टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस बिकती थी। इंडिया से सारी चीजें लेके जाया जाता था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ, एंड फाइनली बदले में हमें मिलता था गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। मतलब दोबारा समझो, अगर मैं इंडिया के एस्पेक्ट में बात करूं तो इंडिया से चाइनीज पोल्ट्री आ रही है, भारत से ही टेक्सटाइल जा रही है, स्पाइसेस जा रहे हैं, और जो भी हर्ब्स हैं वो भी जा रही है, एंड बदले में हम क्या लेकर आ रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर। मतलब हमारे पास में सिर्फ देने के लिए था, हम कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करते थे उस टाइम पर। दिस वाज द रीजन कि इंडिया डे बाय डे वेल्दियर होता जा रहा था, पैसे वाला होता जा रहा था, एंड यही रीजन था कि सबकी आंखें किसकी तरफ, स्पेशली पूरे यूरोप की आंखें इंडिया की तरफ हो गई कि भैया बड़ी प्रॉफिट मेकिंग जगह है, क्यों ना इसको कैप्चर कर लिया जाए। दैट वॉज द कंडीशन जब पूरे वर्ल्ड के लोग यहां आ जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं चीजों को लेकर के, अपने मुंह मांगे दाम पर बेच रहे हैं, एंड नाउ दे वर डिजायरस कि वो यहां से चीजें लेकर आए सस्ते दामों में और अपने देश में जाकर के बेचें, क्योंकि ऑब्वियसली हम लेके जा रहे हैं तो हम हमारे मुंह मांगे दामों पर बेचेंगे। एंड वहां पे वास्को डी गामा जैसे लोग, वो लोग ये सोच के आए कि चलो ठीक है, सी रूट फाइंड करते हैं इंडिया का। वहां से उन्होंने इंडिया को फाइंड किया कि किस तरह से आप इंडिया पहुंच सकते हो, यहां से उन्होंने सामान बेचा। और एक जगह पर मैंने कहीं सुना था किसी टीचर से कि कई करोड़ गुना मुनाफे पर उन्होंने कोई चीज बेची, तो इतना ज्यादा वैल्यूएबल था चीज, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जब पहली बार ऐसा हुआ था, देन फाइनली पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्ट हो गया इसी चीज को लेकर के। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस भी हुए हैंड इन हैंड। जब आप कोई चीज बेच रहे हो कहीं जाकर के, तो आपका कल्चर भी उनके साथ जाता है, ठीक है, आपका लैंग्वेज भी उनके साथ जाता है, आपके ट्रेड के साथ में आपके आइडियाज भी, अभी हमने सब कुछ पढ़ा, इन्वेंशंस भी जा रहे हैं, आइडियाज भी जा रहे हैं, साथ ही साथ रिस्क भी जा रहा है, बीमारी भी जा रही है, तो ये भी चीजें भी हाथों हाथ एक्सचेंज होती जाती है। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज थे, मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी उस टाइम पर चीजें सीख रहे थे। मतलब कुछ 1000 साल पहले की बात है, कुछ 100 साल पहले की बातें हैं। जब हम कोई नई नई चीजें होती है, जब हम दूसरी जगह पर उसको फैलाना चाह रहे होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? प्रचार प्रसार के लिए जगह ढूंढते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज एंड मुस्लिम जो प्रीचर्स थे वो भी ट्रैवल करते हैं इन्हीं रूट्स के थ्रू, सी रूट्स के थ्रू ही एशिया में पहुंचते हैं। बौद्धिज्म भी इसी टाइम ड्यूरेशन में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, मतलब इन रीजन्स में फैला, चाइना तक यहीं से पहुंचा, और कई सारे डायरेक्शंस में सिल्क रूट को यूज किया उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अपने अपने एस्पेक्ट्स में। सिल्क रूट को केवल ट्रेड के लिए यूज नहीं किया गया, आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, सिल्क रूट को यूज किया गया था फॉर सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे यहां पर रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए भी यूज हो रहा है, अपने कल्चर को एक्सचेंज करने के लिए भी यूज हो रहा है, एंड अल्टीमेटली ये जो सी रूट है ना, ये हमेशा बेनिफिशियल रहेगा किस किस के लिए? जो लोग
अपने इन एक्सचेंजेस को करना चाहते हैं जो लोग वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। होपफुली यहां तक तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है किस तरह से फूड भी ट्रैवल करता है, कहाँ पे, अलग अलग जगहों पर। अभी हमने जो पढ़ा वो यही था कि कैसे सिल्क रूट को किया यूज़ वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ ने फॉर एक्सचेंजिंग देयर थिंग्स, चाहे वो कल्चर हो, चाहे कोई सामान इधर से उधर भेजना हो या फिर ट्रैवल करना हो फॉर ट्रेड पर्पस। अब इसके अलावा केवल ट्रेड पर्पस ही नहीं था, कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है वर्ल्ड में जो एक जगह पर तो मिलती हैं बट दूसरी जगह पर वो शायद कभी देखी या सुनी भी नहीं गई होती। जैसे आज हमारे लिए काफ़ी आम बात है पोटैटो, उसी का एग्जांपल लेंगे हम। तो पोटैटो काफ़ी आम था बट वर्ल्ड के अंदर नहीं था। इसका एक तरीके से आप ओरिजिन कह सकते हो कि अमेरिका के अंदर इसका ओरिजिन हुआ था एंड वहाँ से फिर ये ट्रैवल होते होते वर्ल्ड के अंदर हर जगह पर पहुँचा। और आज तो बिल्कुल आम सी बात हो गई है कि पोटैटो हर जगह पर यूज़ होता है फॉर एज अ फूड। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी है कि फूड भी ट्रैवल करता है। स्पैगेटी एंड पोटैटो। स्पैगेटी क्या होता है, जैसे जो चाउमीन होता है ना, नूडल्स जो होते हैं, नूडल्स अमेरिका के अंदर मतलब दूसरी जगहों पर, अभी आपने चाइनीज़ जो नाम सुना वो नूडल्स कह दो आप उसको, लेकिन उसको जब दूसरी जगह पर वो पहुंचा, नूडल्स जब दूसरी जगह पहुंचे तो उन्होंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया और उसको नाम दे दिया स्पैगेटी, और काफ़ी फेमस फूड में से ये माना जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो फोटो दिख रही है ये आपकी टेक्स्ट बुक से है। इसके अंदर क्या दिखाया गया है, दैट हाउ द पीपल जो कि समुद्र के रास्ते से आए, तो उन्होंने देखो यहाँ पर ये सामान दे रहे हैं और इनसे सामान ले रहे हैं। ये व्यक्ति अपने सामान अंदर रख रहा है जो भी लेकर वो आए हैं। ऐसे ही ये जो फूड है, फूड भी एग्जाम्पल्स में काउंट होता है कि लोग कैसे इनको फॉर एक्सचेंज थिंग्स, एक्सचेंजेबल या फिर बार्टर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ग्रो करने का आइडियाज़ वो लेकर के जाते थे दूसरी जगह पर। और ऑफ कोर्स सोचने वाली बात है, इट हैपेंड कि ऐसा होने लगा कि जो चीज़ जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो वो चीज़ आपने दूसरी जगह पर जाके सिखाई और उन लोगों ने अडॉप्ट की एंड फाइनली वो उनकी एक स्टेबल डाइट में काउंट हो गई। ओके, सो जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है कि फूड हमेशा, द फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल्स, कि हमेशा जो फूड होता है वो कई बार कल्चरल एक्सचेंजेस में भी काउंट किया जाता है। जो ट्रेडर्स थे, ट्रैवलर्स थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नए नए क्रॉप्स को, उनको ग्रो करने के तरीके को। जैसे न्यूडल्स ट्रैवल होते हैं वेस्ट में, चाइना से वो वेस्ट की तरफ पहुंचे और उन्होंने किस नाम से उनको जाना जाने लगा, स्पैगेटी। साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा सा जानकर के हो सकता है ताजुब होगा, जो पास्ता आप सुनते हो, पास्ता आप जो देखते हो, वैसे ही अरब ट्रैवलर्स ने क्या किया, सबसे पहले अरब के अंदर पास्ता यूज किया जाता था, देन फाइनली ये वेस्ट में पहुंचा और वेस्ट में आज इसको, मतलब हम ये सोचते हैं कि जो पास्ता है इटालियन फूड है, इटालियन क्यूजीन है, बट इट वॉज नॉट द इटालियन क्यूजीन, इट वॉज नॉट अ इटालियन इन्वेंटेड थिंग्स। ये क्या था, ये एक अरब ट्रैवलर्स के, अरब के थ्रू ट्रैवल करके, अरब से ट्रैवल करके कहां पहुंचा था, सिसिली में पहुंचा था। हम जानते हैं सभी, इटली जो कि पहले यूनाइटेड नहीं था, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में हमने समझा था, जो इटली की 2 सिसिलीज थी वहां तक पहुंचा था ट्रैवल करते हुए। जो आज आप इटली जिसको कहते हो, तो उन सिसिलीज में पहुंचा अरब से, एंड देन वो फिर बहुत पॉपुलराइज हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पास्ता, तो पास्ता ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरब कंट्रीज एंड ऑफ कोर्स जो चाइना से ओरिजिनेट हुआ था नूडल, जिसको आगे चल करके आप वेस्ट के अंदर स्पैगेटी के नाम से जानते हो। ऐसे ही अगर आप दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया का कोई भी ऐसा खाना, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज में गए हैं, तो इंडिया का जितने भी फेवरेट फूड आइटम्स हैं जो आप प्रिफर करते हैं, यू कैन फाइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको हर जगह मिल जाएगा। चाहे पोटैटो की बात करें, चाहे सोया की बात करें, ग्राउंडनट्स की बात करें, मेज, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा, जो कि आज हमारे यहाँ का फेवरेट फूड है, जो आज वर्ल्ड में हर जगह मिल जाएगा, बट दे आर नॉट ओरिजिनेटेड in India. They were belonging to Americas. Americas means America. I'm not talking about United States of America. I'm talking about North America, South America. ये कहाँ से originated है? वहाँ से, और वो आइडियाज ट्रेवल होकर के कहाँ आए, इंडिया में। और इंडिया में नहीं, इंडिया जैसी जितनी भी कंट्रीज थी जो कि they were engaging in trade relations, so
वहां पर इस तरह से हुआ। आप सभी जानते हो कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जो कि ढूंढना चाहते थे इंडिया को, ढूंढ लिया उन्होंने अमेरिका को। फिर अमेरिका खोजने के बाद दे हैव मेड देयर ओन वे, अपना रास्ता बनाया, एंड फाइनली फिर वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पर उन्होंने एक्सचेंजेस कर। उस टाइम पर अमेरिका की खोज नहीं हुई थी जब तक, तो उस टाइम पर हम सी रूट जाते थे, सिल्क रूट जानते थे, उसके थ्रू ही हम चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। आना कहाँ था, नया रास्ता ढूंढना था इंडिया के लिए, और पहुंच गए अमेरिका, और फिर वहां से जो चीज़ें उनको मिली वो फिर उन्होंने वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर पहुंचा दी। ठीक है, तो कोलंबस ने किसकी खोज की, अमेरिका की। जिन भी चीज़ों के बारे में अपन ऊपर बात करके आए हैं, लाइक पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटो, चिले, sweet potato, all such things were the commonly grown crops in North America and South America and Caribbean islands। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप मान के चलिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनके लिए भी, और फाइनली अब हमारे लिए भी होगी, और इवन हमारे लिए तो फेवरेट आइटम्स में ये काउंट होने लग गई है। साथ ही साथ कुछ ऐसी यहाँ पर क्रॉप्स के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने पोटैटो के बारे में बात की, तो पोटैटो से पहले तक क्या होता था, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि उनको कोई भी ऐसी जो क्रॉप वो पहले यूज टू थे जिसको लेने के लिए या खाने के लिए, उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। देन फाइनली जब पोटैटो लाइक कोई क्रॉप ऐसा आया है जिसको उगने में और टेक केयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और चीपर है, तो फाइनली लोग उस पर ओवरली डिपेंडेंट हो गए। तो ऐसे में कुछ क्रॉप्स ऐसी भी थी जो कि लाइफ सेवर्स के तौर पर देखी जाती थी। यूरोप के अंदर जो पुअर कम्युनिटी थी उनको पोटैटो के इंट्रोडक्शन से बहुत बेनिफिट मिला। पोटैटो के को कैसे ग्रो करना है, कैसे पोटैटो को हम यूज कर सकते हैं, इससे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिला। ठीक है, एंड दे वर ओवरली डिपेंडेंट कि एक बार ऐसा हुआ कि आयरिश कम्युनिटी में, आयरिश कंट्री में 1840 के अंदर क्या होता है, फेमाइन आ जाता है, जिससे कि जो पोटैटो का क्रॉप था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब वो आलू सड़ जाते हैं वहां पे, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है। तो पेरिशेबल आइटम का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से जो मतलब ड्यू टू वेदर या ड्यू टू समथिंग वो चीज़ जल्दी खराब हो जाती है। पोटैटो एक टाइम के बाद में खराब हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसका जो लास्टिंग टाइम होता है वो लंबा होता है। तो ऐसे में 1840 के अंदर एक वहाँ पे पोटैटो फेमाइन आया और जो पोटैटो की क्रॉप खराब हो गई, अल्टीमेटली वहाँ पे हज़ारों लोग मारे गए इस फेमाइन के दौरान। देखो यहाँ फोटोग्राफ जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन से वो जो पोटैटो है वो बाहर निकाल सकें, क्योंकि दे वर डिपेंडेंट ओवर दिस क्रॉप। ठीक है, सो यहाँ पर कई बार ये लाइफ सेवर्स के तौर पर भी देखी गई कि पोटैटो, क्योंकि वहाँ पर पहले आयरलैंड के अंदर इतना ज़्यादा और कोई दूसरा क्रॉप ग्रो नहीं हो पाता था, एंड दे वर नाउ हैविंग अ न्यू क्रॉप विच वॉज पोटैटो, एंड दे वर ओवरली डिपेंडेंट ओवर दैट बिकॉज ग्रोइंग दैट क्रॉप इज ईजियर देन द रेस्ट। इसके अलावा इसका चीपर होना ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पर हर कोई इतना ज़्यादा अमीर नहीं था। सो दे वर डिपेंडेंट ऑन सच क्रॉप्स। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई, इसी को हम कहते हैं आयरिश पोटैटो फेमाइन, जो कि 1840 में हुआ, जो कि पोटैटो की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर गया। और ऐसे में वहां पर जो लोग डिपेंडेंट थे पोटैटो के ऊपर, वो पूरे के पूरे एक तरीके से बोल सकते हो आप कि हजारों लोग मारे गए ड्यू टू दिस इवेंट। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछ सकता है कि कौन सा क्रॉप ओरिजिनेशन उसका कहां से है, एंड पोटैटो फेमाइन कब हुआ था, कहां हुआ था, ये सारी चीजें। ठीक है, सो मेरे हिसाब से यहां तक कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको थोड़ा सा हम और नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। देखो कॉन्क्वेस्ट, कॉन्कर वर्ड आपने जरूर सुना होगा, तो कॉन्क्वेस्ट भी वही है कि किस तरह से हम जीतते हैं, डिजीज किस तरह से फैली एंड ऑल, साथ ही साथ ट्रेड। तो कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, दिस इज आवर न्यू टॉपिक। एंड इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं तो प्री मॉडर्न टाइम ड्यूरेशन में, लास्ट टॉपिक देखेंगे आज के लिए, तो प्री मॉडर्न टाइम ड्यूरेशन में अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड बहुत छोटा हो गया था। वर्ल्ड कैसे छोटा हुआ था, बिकॉज दे हैव नाउ द रूट्स के किस तरह से वो कनेक्ट कर सकते थे दूसरी जगहों से। सो द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रिंक greatly in the 16th century after the European sailors found a sea route to the Asia and also successful crossed the western ocean to America।
कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड की अगर अपन बात करें तो 16th सेंचुरी के अंदर जाके ये काफी ज्यादा सिंक्रोनाइज हो गया था, श्रिंक हो गया था, मतलब पूरा विश्व एक छोटा सा रूप ले चुका था, अब कहीं भी पहुंचना मुश्किल नहीं था, बिकॉज एवरीबडी, मतलब दोज वर द सेलर्स एंड दे वर डूइंग ट्रेड विद सी रूट। तो जो वर्ल्ड था काफी ज्यादा छोटा हुआ, एंड फाइनली सेलर्स को पता था कि अब किस तरह से आप एशिया जा सकते हो, बाय विच रूट यू कैन अप्रोच टू द एशिया, एंड सक्सेसफुली उन्होंने वेस्टर्न ओशन को, अमेरिकन वेस्टर्न ओशन को उन्होंने क्रॉस कर लिया था। अगर हम फॉर सेंचुरीज बिफोर इफ विल टॉक अबाउट द इंडियन ओशन, जो कि पहले ब्रसलिंग ट्रेड, मतलब इंडियन ओशन जो कि क्रॉस नहीं कर सकते थे, जहां पर लोग नहीं पहुंच सकते थे, जिसको कंसीडर पहले किया जाता था। नाउ द यूरोपियंस वर हैविंग द एंट्रीज, साथ ही साथ वहां पे यूरोप तक अब वो अपना ट्रेड फैला सकते थे, लाइक अब वो इंडिया भी पहुंच सकते थे और इंडिया से वो चीजों को लेकर यूरोप भी मूव कर सकते थे। द एंट्री ऑफ यूरोपियंस हेल्प एक्सपेंडिंग एंड रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लोज टुवर्ड्स द यूरोप। अब यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियंस के आने के बाद, इनकी एंट्री के बाद में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया यूरोपियंस को, स्पेशली वो लोग जो कि केवल ट्रेड पर्पस जिनका मोटिव था, उन लोगों के लिए एक वास्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई जब उन्होंने इंडिया का रास्ता खोज लिया। फ्रॉम द 16th सेंचुरी अमेरिका की जो वास्ट लैंड थी और जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स थी, मिनरल्स थे, इन्होंने पूरे वर्ल्ड का जो अटेंशन था अपनी तरफ कर लिया। ठीक है, दोबारा समझो, अमेरिका 16th सेंचुरी तक, अमेरिका सब लोग जान चुके थे कि सी रूट क्या है अमेरिका तक पहुंचने का, जैसे इंडिया के बारे में जाना, तो वहां पर अमेरिका को अगर आप देखोगे तो अमेरिका बहुत बड़ी टेरिटरी है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को अगर जोड़ देते हो आप, तो इन दोनों टेरिटरीज का एरिया काफी बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो लैंड थी ये बहुत बड़ी थी, डिफरेंट क्रॉप्स यहां थे, साथ ही साथ यहां पे बहुत सारे मिनरल्स थे जो कि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा वैल्यूएबल थे, क्योंकि हर कोई चाहेगा, ठीक है, वैल्यूएबल जो भी थिंग्स हैं उनको लेना, और हर जगह पर आप लाइफ देख सकते थे। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और डिफाइन करें, यहां पे प्रेशियस मेटल्स बहुत सारे थे, यू कैन फाइंड द डिफरेंट माइंस देयर। अगर आज उस टाइम की प्रेशियस मेटल्स की बात करें जो प्रेजेंट डे में पेरू में और मैक्सिको में आपको देखने को मिलता है, वो वहां पर काफी तादाद में अवेलेबल था। ऐसे में यूरोप की मैक्सिमम वेल्थ एंड जो भी फाइनेंस था, वो ट्रेड जो एशिया में होता था, वो सारा का सारा कहां से लिंकेज था? अमेरिका से। कई सारे ऐसे लेजेंड्स ने बहुत 17th सेंचुरी में बहुत टाइम इस पे दिया, जब वो अमेरिका के अंदर अमेरिका की जो वेल्थ थी उसके लिए ज्यादा अटेंटिव थे, अट्रैक्टिव थे, वो पीपल वहां जाते थे, वहां से वेल्थ लेते थे, एंड देन फिर एशिया के अंदर वो चीजों को खरीदने के लिए मूव कर जाते थे। बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते थे कि अमेरिका के अंदर एक ऐसी जगह भी है जो पूरी सोने की है, जैसे श्रीलंका के बारे में हम मानते हैं कि वहां जो लंका थी वो सोने की थी, तो वहां पर भी ऐसा लोग माना जाता था कि एक जगह है जिसका नाम था एल डोराडो। तो एल डोराडो, ये बेसिकली, वैसे तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं तो एल डोराडो जो प्लेस है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लोग इसकी खोज में गए क्योंकि ऐसा उनको लगता था कि ये जो जगह है वो सोने की है। ठीक है, और वैसे अगर इसको हम थोड़ा डिफाइन करें तो ये बेसिकली जो एक किंग होता है या जो हेड होता है किसी टेरिटरी का, उसका नाम था, तो उसी नाम से उस प्लेस को भी सर्च किया जाने लगा, लेकिन नहीं मिलेगा ऑफकोर्स क्योंकि था ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता था। सो एल डोराडो जो कि सोने का था, पूरा सिटी ऑफ गोल्ड था, बहुत सारे लोग इनको ढूंढने के लिए मूव करते हैं। यूरोपियन ने कॉन्क्वेस्ट किया वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर, मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ द स्पेनिश कॉन्कर्स वाज द germs such as those smallpox that they have carried on their person। कई बार क्या होता है, गोलियां बर्बाद नहीं की जाती, किसी को हराना है तो ऐसे में जो स्पेनिश कम्युनिटी थी, किसी सामने वाले को हराने के लिए वो क्या करते थे, वो अपने साथ में एक ऐसा आदमी ले जाते थे जो इन्फेक्टेड होता था, और वो जाके उन लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता था। अब लोग क्योंकि नहीं जानते कि ये इन्फेक्टेड है, तो वो पर्सन उससे इन्फेक्ट हो जाते थे, एंड फाइनली बिना किसी वेपन के भी वहां पर लोगों की डेथ हो जाती थी। तो ऐसे में जो स्पेनिश कम्युनिटी थी वो एज अ वेपन यूज किया करते थे इन जर्म्स को, स्पेशली वहां पे स्मॉल पॉक्स का कोई उस टाइम पर इलाज नहीं था, एंड ये जर्म्स कैरी करते थे किसी पर्सन के साथ, किसी पर्सन के फॉर्म में, और ये पावरफुल वेपन्स में काउंट किए जाते थे, सुपीरियर फायर पावर। ओके, सो
अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीज। अमेरिका की बात करें, कोई दूसरी टेरिटरीज की बात करें, तो जब वो लोग वहां पहुंचते थे और किसी इन्फेक्टेड मेंबर को वहां पर उन्होंने छोड़ दिया होता था, तो अमेरिका के वहां पर कभी भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, बिल्कुल नए थे वहां पे। तो फाइनली जब वो लोग उनसे कनेक्ट होते थे तो वो भी क्या हो जाते थे, इन्फेक्टेड हो जाते थे एंड मारे जाते थे। स्मॉल पॉक्स तो ठीक है, हम मान सकते हैं कि ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बिकॉज आज के टाइम पे हमें पता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने हैं। बट उस टाइम पर अगर ये चीज़ ऐसे किसी की हो भी रही है जो कि फैल सकती है, बहुत आसानी से ट्रांजिशन उसका हो सकता है दूसरे कम्युनिटी में, तो ऐसे में वहां पर अधिकतर लोग तो डर के ही मर जाते थे। तो ऐसी कंडीशन भी थी। स्मॉल पॉक्स जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ और स्प्रेड होने लगा कॉन्टिनेंट के अंदर, तो ऐसे में यूरोपियंस ने इस पे सर्चिंग शुरू करी। देन फाइनली इट किल्ड, लेकिन फाइनली ऐसे मान के चलें कि अहेड इवन एनी यूरोपियंस सर्चिंग देयर, इट किल्ड एंड डिसिमेटेड होल कम्युनिटी, पेविंग द वे ऑफ कॉन्क्वेस्ट। जीत के लिए इन्होंने किसका रास्ता अपनाया, डिजीज का। देन फाइनली जो लोग इससे इन्फेक्टेड होते थे, अगर यूरोपियंस अगर सोचेंगे भी इसके बारे में, तो जो लोग इनसे इन्फेक्टेड भी हो रहे थे, वो एक बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने जाना कि इस तरह से कुछ चीज़ है, इसको आप इस तरह से बचा सकते हो, बट उसके पहले बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था एंड फाइनली वो जीत चुके थे। इसको थोड़ा और समझते हैं कि 19th सेंचुरी में अगर हम यूरोपियंस की बात करें, आपने सुना होगा ना 1920, 1820, प्लेग भी आया था इसी दौरान, 2020, 1720, ये कुछ ऐसे टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन में बहुत बड़ी बड़ी डिजीज स्प्रेड हुई पूरे वर्ल्ड में। उसमें से 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 1820 की हम बात कर रहे हैं, वहां पर क्या कंडीशंस थी, लेट्स हैव अ लुक। अगर हम पूरे यूरोप की बात करें तो 19th सेंचुरी तक पॉवर्टी, हंगर ये बहुत कॉमन था पूरे यूरोप में, क्योंकि उस टाइम पर इनके पास में इतनी अपॉर्चुनिटीज थी ही नहीं। इवन दे वर नॉट हैविंग द वेज जिसके थ्रू वो अर्निंग कर सकते हैं, बिकॉज जो यूरोपियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूरोप का टेरिटरी देखेंगे तो यू विल फाइंड कि वहां पर कुछ ऐसा वेदर भी नहीं है जिससे कि आप कुछ अच्छा ग्रो कर सकते हो। अगर हम वहां पर बात करें तो सिटीज बहुत ओवरली क्राउडेड थी, हम सभी जानते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में जब हमने राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ा था, तो यूरोप में नेशनलिज्म जब फैला उसके पहले तक क्या था, हर जगह भुखमरी थी, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम थी, साथ ही साथ लगातार पॉपुलेशन बढ़ना, लगातार जॉब का ना मिलना, वहां पर लोगों के अंदर भुखमरी को फैला रहा था। तो यहां पर क्या है, हंगर है, पॉवर्टी है, बहुत कॉमन है, साथ ही सिटी क्राउडेड है, तो नो डाउट यहां डिजीज भी बहुत तेजी से फैलेगी। साथ ही साथ यहां पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत था। हमने सबको, आप प्लीज कनेक्ट करके देखो, चैप्टर नंबर 1 को कनेक्ट करो इससे, तो यहां पर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत है। लोग अपने रिलीजन को लेकर के, मतलब ऐसे हैं जब लोग अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो दे वर एक्चुअली फ्लीड, उनको मूव करना पड़ा अपने टेरिटरीज को छोड़कर के दूसरी टेरिटरीज में, क्योंकि तुम सभी जानते हो कि माइग्रेशन के कुछ रीजंस होते हैं। एक स्पेसिफिकली रीजन हम ये बोल सकते हैं कि इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजंस टेकन बाय योर गवर्नमेंट, देन यू विल नॉट बी देयर, आप वहां नहीं होंगे, यू विल मूव ऑन। आप क्यों करोगे मूव, क्योंकि वो टेरिटरीज के अंदर बने हुए रूल्स आपको पसंद नहीं होंगे, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलेगी, या कहीं पर बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, या वेल्थ वहां ज्यादा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स वहां अच्छे हैं। सो ऐसे ही उसी चीज की तलाश में यहां से लोग मूव कर जाते थे अमेरिका के लिए। अगर हम 15th सेंचुरी की बात करते हैं तो चाइना ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ओवरसीज कॉन्टैक्ट। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर द चाइना रेस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट्स एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। चाइनाज रिड्यूस्ड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, जब एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट हो रहा है तो चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। सबसे अच्छा रीजन यही रहा कि चाइना फालतू की किसी भी इन्फ्लुएंस में नहीं रहा, अदरवाइज ब्रिटेन के अंडर में वो भी आ जाता है एक टाइम ड्यूरेशन में, बट वो ऐसा नहीं करा उसने। रीजन, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया कि हमें कोई मतलब ही नहीं है तुमसे, पूरे वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, हम तो हमारे हिसाब से ही रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे। चाइना ने रिड्यूस कर दिया था अपना रोल और इंपॉर्टेंस भी इन सभी चीजों की, ग्रेजुअली धीरे धीरे चाइना की वर्ल्ड के अंदर कम हो गई थी। इसीलिए वो बहुत पॉजिटिव मैनर में वो बचा रहा इन सब चीजों से। वेस्ट के अंदर उसका जो पॉपुलैरिटी था वो इतना नहीं था, यही रीजन रहा कि लोगों की हॉक आइज उस पर नहीं पड़ी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? एंड
बाकी की जो कंट्रीज थी, बाकी की जो कंडीशंस थी, बाकी की जो कंट्रीज इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। ये सब कुछ हमने आज के इस वीडियो में देखा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। एनटीएससी के एग्जाम्स भी बहुत मेरे हिसाब से नवंबर में होंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों को उसके लिए अटेंटिव होना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आलस त्याग दो, समय आ गया है वत्स कि अब आप थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दें। अगर आप बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी हमारे पास में टाइम कम है। रीज़न है हमें हमारे कोर्स को दिसंबर तक कर लेना चाहिए, जिससे कि हम फरवरी में प्रिपेयर हो जाए। इस बारी आपका कोर्स रिड्यूस नहीं होगा जैसे पिछले सालों में हुआ, 2 टर्म्स में भी नहीं होगा जैसा पिछले साल हुआ, तो मेहनत आपको थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, सो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।